हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन की दो स्टेजेस के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट ऑफ गैमीट एंड कैपेसिटेशन एंड सेकंड इज एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। स्पर्म और ओवा के पास आ जाने के बाद उनमें कांटेक्ट होता है और ये कांटेक्ट स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, यानी एक विशेष जाति के स्पर्म ही उस जाति के ओवम को फर्टिलाइज कर सकते हैं। F.R. लिली और कुछ और साइंटिस्ट ने ये कहा है कि ये क्रिया एक केमिकल रिएक्शन है जो विशेष प्रकार के केमिकल्स के द्वारा पूरी की जाती है और ये केमिकल्स ओवम और स्पर्म के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। स्पीशीज विशेष के परिपक्व अंडाणु जो होते हैं उनसे एक केमिकल जो निकलता है उसको फर्टिलाइजिन कहा जाता है और इसी तरीके से मैच्योर स्पर्म से एंटी फर्टिलाइजिन नाम का केमिकल सिक्रीट किया जाता है। ये केमिकल एंटीजन एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं या आप कह सकते हैं लॉक एंड की तरह काम करते हैं। फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन के लिए एक रिसेप्टर की तरह काम करता है और अपनी ही जाति के ओवम को फर्टिलाइज करने की क्षमता प्रदान करता है। जिस तरह से एक विशेष प्रकार के ताले की एक विशेष चाबी होती है, उसी तरीके से फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन आपस में रिएक्ट करते हैं। फर्टिलाइजिन के स्ट्रक्चर और कार्य जो हैं वो F.R. लिली ने डिटेल में स्टडी किया और उनके अनुसार फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। इसमें मोनोसेकेराइड और अमीनो एसिड्स के विशेष मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एक से ज़्यादा प्रकार के मोनोसेकेराइड्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ये मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा एस्टरीफाइड किए जाते हैं। हर फर्टिलाइजिन के मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एक्टिव ग्रुप या सक्रिय समूह पाए जाते हैं, इसलिए फर्टिलाइजिन के एक मॉलिक्यूल से एक से ज़्यादा स्पर्म कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्टिलाइजिन की स्ट्रक्चर स्पीशीज दर स्पीशीज बदलती जाती है, यानी हर स्पीशीज में अलग हो जाती है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये मैच्योर अनफर्टिलाइज्ड ओवम के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या जेली की कोट में रहता है, लेकिन मैमल्स में ये जोना पेलुसिडा की सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इसके कुछ फंक्शन हैं, जिनमें एक फंक्शन है कि ये अपनी ही जाति के स्पर्म के समूह को चिपकने में हेल्प करता है। दूसरा, ये स्पर्म्स को ओवा की सतह पर चिपकाने के साथ साथ फर्टिलाइजेशन को सुनिश्चित करता है। और तीसरा, ये स्पर्म के एंटी फर्टिलाइजिन के साथ क्रिया करके शुक्राणु को निषेचन क्षमता या कैपेसिटेशन प्रदान करता है, जिससे शुक्राणु या स्पर्म ओवा को पेनिट्रेट करके अंदर जा सके। एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म की सरफेस मेम्ब्रेन पर, यानी जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर पाया जाता है। ये भी फर्टिलाइजिन की तरह स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। इसमें एसिडिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 होता है। स्पर्म के एंटी फर्टिलाइजिन के मॉलिक्यूल्स ओवा के फर्टिलाइजिन के मॉलिक्यूल्स के साथ इस तरीके से फिट होते हैं जैसे किसी लॉक में की फिट होती है। टाइलर ने 1963 में और वॉशरमैन एंड सेलिंग ने 1989 में फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन की क्रियाविधि को समझाने के लिए कुछ सिद्धांत दिए हैं। टाइलर के अनुसार फर्टिलाइजिन के मॉलिक्यूल्स माइक्रोविलाई के टिप पर पाए जाते हैं, जो कि विटेलाइन मेम्ब्रेन से बाहर निकले हुए होते हैं। जब स्पर्म इनके कांटेक्ट में आता है तो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन से क्रिया करके स्पर्म को विटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर जाने देते हैं और उसके बाद माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे अन्य स्पर्म इसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। वॉशरमैन एंड सेलिंग ने मैमल्स में फर्टिलाइजेशन की क्रिया का अध्ययन किया और उन्होंने ये कहा कि इनके शुक्राणुओं में विशेष प्रकार का प्रोटीन कपल पाया जाता है
जो ओवा की सरफेस पर मौजूद ज़ोना पैलिस्विडा में प्रेजेंट विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की पहचान करने में कैपेबल होता है। स्पर्म की मेम्ब्रेन में ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेज और प्रोटिएसिस एंजाइम प्रोटीन युग्म के रूप में पाए जाते हैं, जो कि ज़ोना पैलिस्विडा में प्रेजेंट ग्लूकोज अमीन के साथ क्रिया करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज निषेचन क्षमता या कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन की घटना जनरली मैमल्स में देखी जाती है। बाकी और जीवों में नॉर्मली यदि उनके स्पर्म्स का उपयोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए किया जाता है तो वो एग को फर्टिलाइज करने में समर्थ होते हैं या एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। लेकिन मैमल्स में यदि स्पर्म लिए जाते हैं, टेस्टिस से कलेक्ट किए जाते हैं और इनका यूज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए किया जाता है तो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि जब स्पर्म फीमेल बॉडी में डिस्चार्ज किए जाते हैं तो वहाँ फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा इनमें कुछ ऐसे चेंजेस किए जाते हैं जिससे ये फर्टिलाइजेशन के लायक बन जाते हैं और ये प्रोसेस कैपेसिटेशन कहलाती है। फीमेल के यूट्रस से सिक्रीट होने वाले स्टेरॉल बाइंडिंग एल्बुमिन, लाइपोप्रोटीन और प्रोटियोलाइटिक और कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स के इन्फ्लुएंस से स्पर्म्स को ये क्षमता मिलती है या स्पर्म निषेचन के लायक बनते हैं। अगली स्टेज है एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। जब स्पर्म ओवा की सरफेस पर चिपक जाता है तो वो नॉन मोटाइल हो जाता है और उसके बाद वो ओवम की मेम्ब्रेन्स को भेदना शुरू करता है। स्पर्म ओवा की प्राइमरी और सेकेंडरी मेम्ब्रेन्स को भेदता हुआ एग की मेम्ब्रेन तक पहुंचता है। ये प्रोसेस फिजियोकेमिकल रिएक्शन है जो कि एक्रोसोम की हेल्प से पूरी होती है। एक्रोसोम स्पर्म के हेड में पाया जाता है और इसका फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी से होता है। एक्रोसोम में कुछ लाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं और एग में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो इस स्पर्म के लिए बैरियर का काम करती हैं, जिससे एक से ज़्यादा स्पर्म उसमें एंटर नहीं कर पाए या पॉलीस्पर्मी नहीं हो पाए। ये प्रोसेस अलग अलग एनिमल्स में कुछ थोड़ी सी भिन्नता लिए हुए होता है। जैसे कई एनिमल्स में माइक्रोपाइल्स पाए जाते हैं। ये एक्चुअली छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स में, कुछ मॉलस्क में लाइक गैस्ट्रोपोड में, पैलेसीपोड्स में, सिफेलोपोड्स में, इकाइनोडर्म्स में और फिशेस में इनके ओवम में एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है, इसलिए स्पर्म हर जगह से उसमें एंटर नहीं कर सकता। यहाँ माइक्रोपाइल्स पाए जाते हैं और स्पर्म इन्हीं माइक्रोपाइल्स की हेल्प से ओवा में एंटर करता है। इसलिए यहाँ जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ किसी भी केमिकल रिएक्शन का यूज़ नहीं हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर प्राणियों में जो स्पर्म पेनिट्रेशन है वो केमिकल रिएक्शन होती है, जो कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग एंजाइम्स के द्वारा पूरी होती है। ये एंजाइम स्पर्म के एक्रोसोम में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्म लाइजेंस कहा जाता है। ये एंजाइम किसी विशेष जगह पर ओवम की मेम्ब्रेन्स को गलाकर और वहाँ पर स्पर्म के लिए एंट्री पाथ बनाते हैं। ये एंजाइम भी स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। कुछ इकाइनोडर्म्स एनिमल्स में रेस्पिरेशन से जो CO2 निकलती है वो पानी में घुल के एसिडिक मीडियम बनाती है और ये एसिडिक मीडियम एग की जेली कोट को ख़त्म करता है और स्पर्म के पेनिट्रेशन को सरल बनाता है। सी अर्चिन के एग में स्पर्म के प्रवेश को आसान करने के लिए या उसको फैसिलिटेट करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम एग्स पर उपस्थित फॉस्फोलिपिड ए के आवरण को नष्ट करता है। फ्रॉग्स एंड टोड्स में अंडों के ऊपर जेली का आवरण पाया जाता है और इसके लिए प्रोनेस एंजाइम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि स्पर्म के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। लेकिन मैमल्स में ओवम के चारों तरफ कोरोना रेडिएटा नाम का एक कोट पाया जाता है और इस कोट की सेल्स आपस में हाइलुरोनिक एसिड के द्वारा चिपकी हुई रहती हैं। ये एसिड एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है
और इसकी वजह से स्पर्म उसमें एंट्री नहीं कर पाते हैं। ये फर्स्ट बैरियर का काम करता है। इस फर्स्ट बैरियर को ख़त्म करने के लिए और हाइलुरोनिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पर्म्स के द्वारा हाइलुरोनिडेज नाम का एंजाइम सिक्रीट किया जाता है, जो हाइलुरोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके स्पर्म के लिए एक एंट्री पाथ बनाता है। लेकिन एक्रोसोम से स्पर्म लाइसिन या हाइलुरोनिडेज नाम का एंजाइम तब तक फ्री नहीं होता जब तक स्पर्म का एक्टिवेशन ना हो। स्पर्म के एक्टिवेशन में इसके एक्रोसोम में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं। स्पर्म के हेड में एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम में एक एक्रोसोम वेसाइकल होता है जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ रहता है। एक्रोसोमल वेसाइकल में एक एक्रोसोमल ग्रेन्यूल पाया जाता है। जब स्पर्म एक्टिवेट होकर ओवम के साथ अटैच होता है तो सबसे पहले स्पर्म के हेड की एक्रोसोमल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व होकर और हेड रीजन में एक छोटा सा छेद बना लेती हैं, जिससे एक्रोसोमल वेसाइकल ओवम के कांटेक्ट में आ जाता है और बाद में वो डिसॉल्व हो जाता है। न्यूक्लियस के पास ही एक्रोसोमल मेम्ब्रेन लंबी होकर एक्रोसोमल ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। ये ट्यूब काफ़ी लंबी होती है और बाकी बची हुई एक्रोसोमल मेम्ब्रेन भी इस ट्यूब से मिल जाती है। ये एक्रोसोमल ट्यूब एक्रोसोमल लाइटिक एंजाइम्स के द्वारा डिसॉल्व एग मेम्ब्रेन्स में धीरे धीरे एंटर करती हुई ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करती है। एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज के अलावा एक और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्रोसिन भी मिलता है जो इसमें हेल्प करता है इसके लाइसिस में। उसके बाद एक्रोसोमल ट्यूब ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होकर ओवम को एक्टिवेट करती है फर्दर क्लीवेज के लिए। इस सारी प्रक्रिया को दिए गए डायग्राम की हेल्प से समझा जा सकता है।